नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम स्टोकर फायरिंग को डिस्कस करेंगे। स्टोकर फायरिंग इज़ वन ऑफ द मेथड ऑफ बर्निंग द कोल इन थर्मल पावर प्लांट विच आर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। स्टोकर क्या होता है? स्टोकर इज़ अ पावर ऑपरेटेड फ्यूल फीडिंग मैकेनिज़्म एंड ग्रेट। ये एक पावर ऑपरेटेड फ्यूल को फीड करने की मैकेनिज़्म है, एक ग्रेट है जिसमें जो कि पावर ऑपरेटेड होता है। यानी हमने देखा था कि हैंड फायरिंग मेथड भी है, बट इट इज़ ऑलमोस्ट ऑब्सोलेट नाउअडेज। और दूसरा जो मेथड है दैट इज़ स्टोकर फायरिंग। तो स्टोकर एक पावर ऑपरेटिंग मैकेनिज़्म है फ्यूल को फीड करने की। इसके एडवांटेजेस निम्न प्रकार से हैं। फर्स्ट, चीपर ग्रेड ऑफ फ्यूल कैन बी यूज्ड। इसमें किसी भी तरह का, किसी भी लोअर क्वांटिटी का, लोअर क्वालिटी का फ्यूल यूज़ में लिया जा सकता है। हायर एफिशिएंसी इज़ अटेंड। यहाँ पर एफिशिएंसी अच्छी मिलती है एज़ कम्पेयर टू हैंड फीडिंग। देन देर इज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस एश्योर्ड। हमको जो डिफरेंट ऑपरेशंस करने हैं उसमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन मिलता है। देन लेस स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग कंबशन के दौरान जो धुएं की मात्रा है वो इसमें कम निकलती है। देन लेस बिल्डिंग स्पेस इज़ नेसेसरी। जो हमको ओवरऑल एरिया की रिक्वायरमेंट होगी वो इसमें कम होती हैं। इट कैन बी यूज़ फॉर स्मॉल और लार्ज बॉयलर यूनिट्स। कैसे भी छोटे बड़े बॉयलर यूनिट्स हैं हमारे पास में अलग अलग कैपेसिटीज़ के, उनके लिए हम स्टोकर फायरिंग को यूज़ में ले सकते हैं। Then it is very reliable because maintenance charges are reasonably low। जो इसमें समय समय पर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम इसमें नहीं आती हैं। इट हैज़ कंपैरेटिवली लॉन्ग लाइफ और एक रिलायबल फायरिंग सिस्टम है। देन इट इज़ प्रैक्टिकली इम्यून फ्रॉम एक्सप्लोजन्स। जो छोटे मोटे एक्सप्लोजन्स होते हैं वो यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत कम एक्सप्लोजन्स हैं, ऑलमोस्ट इम्यून हैं। देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज़ लेस। जो इसमें शुरू में जो पूंजी लगाई जाती है, जो इनपुट इसमें लगाया जाता है पूंजी का, वो भी कम होता है। डिसएडवांटेजेस इसके देखें, इसके कुछ दोष हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला तो इसकी कंस्ट्रक्शन इज़ कॉम्प्लिकेटेड। इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंस्ट्रक्शन है। देन बहुत ज़्यादा लार्ज यूनिट्स में इनिशियल कॉस्ट, जो कैपिटल कॉस्ट थी, इट मे बी हाई। बहुत ज़्यादा बड़े यूनिट्स की बात करें तो वहाँ पर इनिशियल कॉस्ट विल बी कंपैरेटिवली हाई एज़ कम्पेयर टू पल्वराइज्ड फ्यूल फायरिंग। देन थर्ड, सडन वेरिएशंस इन स्टीम डिमांड कैन नॉट बी मेट। अचानक से जो डिमांड में वेरिएशन आ जाती है स्टीम की डिमांड में, यानी क्योंकि अचानक से जो लोड बढ़ जाता है जिसकी वजह से ज़्यादा स्टीम की रिक्वायरमेंट हो जाती है, उस सडन डिमांड को ये मीट नहीं कर पाता है। देन स्टैंड बाय लॉसेस हैं इसमें कुछ, और एक्सेसिव वियर ऑफ मूविंग पार्ट्स ड्यू टू एब्रेसिव एक्शन ऑफ कोल के एब्रेसिव एक्शन की वजह से इसमें जो पार्ट्स हैं, मूविंग पार्ट्स, उनकी वेयरिंग ज़्यादा होती है। तो ये जो स्टोकर्स हैं मेनली इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है, ओवरफीड स्टोकर्स एंड अंडरफीड स्टोकर्स। ओवरफीड स्टोकर्स जो हैं उसमें कोल इज़ फेड इनटू द ग्रेट अबव द पॉइंट ऑफ एयर एडमिशन। जहाँ से एयर एडमिट हो रही है, वायु अंदर प्रवेश कर रही है, जिस पॉइंट से कोल हमेशा उस पॉइंट के ऊपर फीड किया जाएगा। जबकि अंडर फीड स्टोकर्स में एयर के एडमिशन पॉइंट से कोल हमेशा उसके नीचे से फीड किया जाता है। तो कोल का एडमिशन पॉइंट अंडर फीड में एयर एडमिशन पॉइंट से नीचे रहता है, जबकि ओवरफीड स्टोकर्स में ये ऊपर से फीड किया जाता है। वन बाय वन ओवरफीड एंड अंडरफीड स्टोकर्स को डिस्कस करेंगे। आज हम ओवरफीड स्टोकर के प्रिंसिपल को समझेंगे, यानी इस पर जो बेस्ड स्टोकर्स हम जिनको स्टडी करेंगे उनमें जो बेसिक प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, उसको पहले समझते हैं। तो इसमें ये फिगर दिख रहा है, इसमें कुछ हमको जोन्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे नीचे लिखा हुआ है ग्रेट, और जहाँ पर प्राइमरी एयर के लिए कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ये प्राइमरी एयर के इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं।
और इस ग्रेट में हमने ये पॉइंट्स दे रखे हैं। ग्रेट के ऊपर ऐश का जोन है, देन इनकैंडेसेंट कोक का जोन है, ग्रीन कोल जोन एंड फ्लेम, ऊपर सबसे ऊपर फ्लेम दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में कुछ हमको इक्वेशंस लिखे दिखाई दे रहे हैं, CO + CO2 + N2 + H2, देन VM + CO + CO2 + N2 + H2, और सबसे ऊपर है CO2 + O2 + N2 + H2O। तो किसी भी ओवरफीड स्टोकर में, जैसे कि हमने अभी बताया कि कोल जो है एयर के पॉइंट से ऊपर, एयर का जो पॉइंट दिया हुआ है, एयर का इनलेट जो है, उससे कोल हमेशा ऊपर से डाला जाएगा। तो इसमें मेनली 5 जोन्स बन गए हैं, फ्रेश कोल जोन, ड्राइंग जोन, डिस्टिलेशन जोन, कंबशन जोन और ऐश जोन। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो हमारी प्रेशराइज्ड एयर है, जिसको हम प्राइमरी एयर बोल रहे हैं, ये FD फैंस की हेल्प से प्रेशराइज्ड एयर आती है और ये इस ग्रेट में, ग्रेट के बॉटम पार्ट से इट एंटर्स इनटू द स्टोकर। स्टोकर के अंदर प्राइमरी एयर जो है वो ग्रेट के नीचे के पार्ट से प्रेशराइज्ड एयर अंदर एंटर हो रही है। नाउ दिस प्रेशराइज्ड एयर जब ये ग्रेट में से पास होती है, देन इट इज़ हीटेड बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम द ऐश एंड ग्रेट। ये एयर जो है जैसे ग्रेट में से निकलती है तो ये सबसे पहले ऐश के संपर्क में आती है। ये ऐश गर्म है तो प्राइमरी एयर जो है वो ही इस ऐश की हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और ऐश कूल हो जाती है और प्राइमरी एयर हीट गेन कर लेती है। अब ये जो हॉट एयर है इट पासेस थ्रू द बेड ऑफ इनकैंडेसेंट कोक। ये जो इनकैंडेसेंट कोक का यहाँ इस ऐश के ऊपर बेड होगा, इसमें से हमारी प्राइमरी एयर जो कि अब हॉट हो चुकी है, ये हॉट एयर इसमें से पास होगी। इस एयर में जो O2 है, ऑक्सीजन है, इट रिएक्ट्स विथ कार्बन। कोक, ये इनकैंडेसेंट कोक है, इसमें कार्बन कंटेंट है, और एयर में जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो है O2 जो एयर में प्रेजेंट है, ये कार्बन के साथ में रिएक्ट होती है और CO2 फॉर्म करती है। तो हमको यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलता है CO2। नाउ ये जो CO2 का कन्वर्जन है, O2 का CO2 में कन्वर्जन है, इसको हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन जो यहाँ पर इस इनकैंडेसेंट कोक की बेड पर हो रहा है, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ द एयर सप्लाई। जितनी प्राइमरी एयर जिस रेट से हम दे रहे हैं, ऑक्सीडेशन की रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि अगर हमारा फ्यूल बेड 8 सेंटीमीटर मोटाई का है तो उसमें कम्प्लीटली एयर की कंप्लीट O2 जो है, ऑक्सीजन जो है, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है, वो पूरी की पूरी CO2 में कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा जो एयर में वाटर वेपर होता है वो भी इस इनकैंडेसेंट कोक के कार्बन से रिएक्ट करता है और CO की फॉर्मेशन करता है। तो उसमें जब वाटर वेपर इसके साथ में रिएक्ट करता है कार्बन के साथ में, जो एयर में वाटर वेपर कंटेंट है वो इनकैंडेसेंट कोक के कार्बन के साथ में रिएक्ट करता है, तो अल्टीमेटली हमको CO, CO2 और H2 ये 3 प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये जो CO2 जो फॉर्म हुई थी पहले भी ऑक्सीडेशन की वजह से भी, जो O2 के रिएक्शन की वजह से CO2 फॉर्म होती है, ये भी कार्बन के साथ में रिएक्ट करती हैं और ये भी कुछ CO में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि इनकैंडेसेंट कोक वाला जो रीज़न है, इनकैंडेसेंट कोक का जो रीज़न है, उसमें से जो गैसेस निकलेंगी बाहर, उनमें मुख्यतः CO, CO2, N2, H2 और कुछ वाटर कंटेंट निकलेगा। अब ऊपर से जो हम रॉक मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, या कहें रॉक कोल, ग्रीन कोल जिसको हम बोलते हैं, ये लगातार इस इनकैंडेसेंट कोक के ऊपर इसका बेड बन रहा है, ग्रीन कोल का या फ्रेश कोल का, जो कि कंटिन्यूसली इसके ऊपर सप्लाई किया जा रहा है। इसमें से लगातार वोलेटाइल मैटर जो है डिस्टिलेशन के माध्यम से
निकलता रहेगा। वोलेटाइल मैटर मतलब वाष्पित पदार्थ। तो यहाँ जो Vm दिख रहा है लिखा हुआ, ये Vm है वोलेटाइल मैटर। वोलेटाइल मैटर Vm का मतलब हुआ वोलेटाइल मैटर, यानी वाष्पशील पदार्थ। जो पदार्थ जिनमें वाष्प होता है, जो कि वाष्पित हो सकते हैं, ऐसे वाष्पशील पदार्थ जो हैं डिस्टिलेशन के माध्यम से ग्रीन कोल में से निकल जाते हैं। और ये डिस्टिलेशन के लिए भी हमको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये हीट इसको मिलता है इनकैंडेसेंट कोक में से। तो फ्रेश कोल जो होता है वो इनकैंडेसेंट कोक के संपर्क में आता है, और इनकैंडेसेंट कोक की हीट से जो वोलेटाइल मैटर है वो डिस्टिलेशन से निकल जाता है। ये इग्निशन जोन जो है, हम कह सकते हैं कि बिल्कुल इस डिस्टिलेशन के नीचे वाला जो जोन है, जहाँ ये डिस्टिलेशन हो रहा है, उसके जस्ट नीचे हमारा इग्निशन जोन है, जहाँ पर एक्चुअल में कोल की बर्निंग हो रही है। अब जो अपर सरफेस है बेड का, फ्यूल का जो बेड बना है, ग्रीन कोल का जो बेड बना है, इसका जो अपर सरफेस है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें से क्या क्या चीज़ें निकल रही होंगी। वोलेटाइल मैटर निकल रहा है, CO निकल रहा है, CO2 निकल रहा है, H2 एंड H2O। ये सारी गैसेस जो हैं इस ऊपर वाले ग्रीन कोल की ऊपरी सतह से निकल रही हैं। यहाँ पर एडिशनली हमने सेकेंडरी एयर प्रोवाइड की है बेड के टॉप के ऊपर, सो दैट कि जो भी कुछ रिमेनिंग कंबस्टिबल गैसेस हैं, जैसे कि वोलेटाइल मैटर है, CO है, H2 है, जिनका और कंबशन हो सकता है, वो भी यहाँ पर बर्न होके और बाहर निकल जाएंगे, सो दैट कि हमारा जो भी स्मोक कंटेंट है वो अल्टीमेटली कम हो जाएगा। तो ये जो सेकेंडरी एयर सप्लाई की जाती है, ये बहुत हाई स्पीड पर सप्लाई की जाती है, ताकि एक प्रॉपर टर्ब्यूलेंस क्रिएट हो और अनबर्न जो गैसेस निकल रही थी ग्रीन कोल की ऊपरी सतह से, उनकी मात्रा कम हो जाए, क्योंकि वो कम्प्लीटली अनबर्न गैसेस को हमको कंप्लीट कंबशन हो जाए प्रॉपर मिक्सिंग से एयर के साथ में, और स्मोक की मात्रा कम हो जाए। तो जो भी रिमेनिंग कंबस्टिबल गैसेस हैं, उनका कंप्लीट कंबशन यहाँ पर कंबशन चैम्बर में हो जाता है, और जो फाइनली बर्न गैसेस हैं जो कि बॉयलर में एंटर होंगी, उनमें हो जाएगा CO2, O2, N2 और H2O। और अगर कुछ मात्रा में बर्निंग कम रही है, ऑल्दो वैसे तो सेकेंडरी एयर प्रोवाइड की गई है टू कंप्लीट द बर्निंग, बट फिर भी कुछ मात्रा में CO भी हो सकता है इन अ लिटिल अमाउंट। तो ये इनकैंडेसेंस के दौरान जो फ्यूल है वो टोटली कंटिन्यूसली अपना कार्बन ऑक्सीडेशन के थ्रू रिलीज़ कर रहा है, और सिर्फ नीचे के पोर्शन में ऐश ही रह जाती हैं। और ये ऐश जो है प्राइमरी एयर जब इसमें से पास होती है तो ऐश की कूलिंग उसमें से हो जाती है। तो इस तरह से ग्रीन कोल जो था वो इनकैंडेसेंट कोक और फाइनली ऐश में कन्वर्ट होता है। तो 5 जोन्स हमारे पास में कह सकते हैं कि बनते हैं। पहला फ्रेश कोल जोन हो गया, जो कि सबसे ऊपर वाली लेयर हुई, जिसमें कि फ्रेश या ग्रीन कोल की एक लेयर फॉर्म होती है। देन इसके नीचे एक ड्राइंग जोन होता है, जिसमें कि कोल का मॉइस्चर जो है वो लूज़ हो जाता है, उसका डिस्टिलेशन हो जाता है कम्प्लीटली, उसका वोलेटाइल मैटर जो है वो ड्राइंग जोन में निकल जाता है। देन थर्ड उसके नीचे डिस्टिलेशन जोन आ गई, जो कि कोकिंग या इनकैंडेसेंट कोक की लेयर है, जहाँ से उसका वोलेटाइल कंटेंट निकल रहा है। देन उसके नीचे आता है कंबशन जोन, जो कि इनकैंडेसेंट कोक का ही एक लेयर है, जहाँ पर जो फिक्स्ड कार्बन थी उसका कंजम्पशन होता है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वो कार्बन CO और CO2 में कन्वर्ट होती है। एंड लास्ट इज़ द ऐश जोन, जहाँ की एक ऐश की लेयर फॉर्म हुई हुई है, जो कि लगातार धीरे धीरे प्राइमरी एयर के संपर्क में आकर कूल होती जाती है। तो इस तरह से ये जब हम प्राइमरी एयर को नीचे से और कोल को ऊपर से फीड करते हैं, तो ये प्रिंसिपल ओवरफीड सप्लाई ऑफ कोल कहता है। और इसमें इस तरह से ये कुछ गैसेस हैं जो कि लिबरेट होती हैं, और अल्टीमेटली अगर क्योंकि जो वोलेटाइल मैटर हमारा निकल रहा है ऊपर डिस्टिलेशन जोन में,
वो वोलेटाइल कंटेंट जो है कंपैरेटिवली हम कह सकते हैं कि ये एज़ कंपेयर टू अदर गैसेस ये कूल होता है। तो इसको बर्निंग के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, और इसी वजह से क्योंकि प्रॉपर बर्निंग नहीं हो पाती है मॉइस्चर कंटेंट्स की, वोलेटाइल मैटर की, इसीलिए इसमें कुछ स्मोक कंटेंट आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ ओवरफीड स्टोकर्स। अब इस प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ ओवरफीड स्टोकर्स होते हैं जिनको हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।